नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। जी हां, सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है। कभी देखा है पत्थर पे भी कोई बेल लगती है। देश चलाने के लिए जितनी सरकारें जरूरी हैं, उतना ही विपक्ष भी। सियासी जानकार कहते हैं, मजबूत विपक्ष ना हो तो सरकारें मनमाना हो जाती हैं। कांग्रेस विपक्ष कैसी है, इसके लिए एक अलग डिबेट चाहिए। लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार से एक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। सत्र में चर्चा पहलगाम आतंकी हमला, भारत की विदेश नीति पर करने की मांग उठ रही है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि विशेष सत्र से ध्यान हटाने के लिए अचानक मॉनसून सत्र का ऐलान किया गया। आमतौर पर सत्र की जानकारी एक हफ्ता या 10 दिन पहले दे दी जाती है। अगले 1 घंटे लगातार विपक्ष का वार और बीजेपी का पलटवार। पहले जयराम रमेश को सुनिए, उसके बाद खास मेहमानों के साथ डिबेट की शुरुआत। नहीं, प्रधानमंत्री का मिलना तो वास्तविक था, होना ही था। जो 7 प्रतिनिधिमंडल गए थे, करीब 32 देशों को भेजा गया था, तो उनका मिलना वापस आने के बाद प्रधानमंत्री से मिलना वास्तविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रधानमंत्री की मुलाकात तो हो गई है, पर 4 सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, उनका जवाब तो अभी तक नहीं आया है। और इस मुलाकात के बाद वो 4 सवाल और भी महत्व रखते हैं। पहला सवाल है कि आपने सांसदों से तो मिल लिया, 50 सांसदों से मिल लिया, जिनको आपने बाहर के देशों में भेजा था राष्ट्रीय हित में, पर कब आप सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे? दूसरा सवाल, सारी इंडिया पार्टी ने मांग की थी कि एक पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए, ताकि इस गंभीर चुनौतियां चाहें उस पर चर्चा हो, विदेश नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर, सुरक्षा मामलों को लेकर। सिंदूर पर नहीं, क्योंकि वो एक मिलिट्री मामला है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकता। पर जो राजनीतिक मुद्दे हैं, कूटनीतिक मुद्दे हैं, सुरक्षा नीति से जुड़े हुए जो हैं, उन पर जो मुद्दे हैं, हमने विशेष सत्र की मांग की थी, वो तो आपने स्वीकारा नहीं, और 21 जुलाई को आपने पार्लियामेंट का सत्र बुलाया है। क्या आप कहेंगे स्पष्ट तरीके से कि उस सत्र में 2 दिन के लिए सुरक्षा को लेकर, सिंदूर को लेकर, पहलगाम को लेकर, चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर, क्या 2 दिन की चर्चा आप कराएंगे? पहलगाम के आतंकवादी थे, जो पहलगाम पर क्रूर हमला किया था, वो आज तक न्याय के कटघरे में नहीं आए। कब होगा वो? क्योंकि वो पूंछ के लिए जिम्मेदार थे 23 दिसंबर 2023 में, गुलमर्ग में जिम्मेदार थे अक्टूबर 2024 में, गगनगीर में जिम्मेदार थे आतंकवादी हमले के लिए अक्टूबर 2014 में, और अभी अप्रैल 2025 में पहलगाम में वो जिम्मेदार थे। कब वो न्याय के कटघरे में लाए जाएं? तो जयराम रमेश को आपने सुन लिया। विपक्ष है और ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी विशेष सत्र से दूर भाग रही है। हालांकि बीजेपी ने सारा ब्यौरा दिया है, लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे पूरा मजमून क्या है इस विषय वस्तु का। स्वागत कीजिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भदौरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में आपका। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष सैनी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में है विजय नारायण सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार है, सियासत और उसकी रवायत को बहुत करीब से समझते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल रविंद्र सिंह जी से है, माफ कीजिएगा आशीष सैनी जी से है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी दी, वीडियो दिखाए, तस्वीरें साझा की, और अब तो यहां तक कहा गया कि भाई डेलीगेशन को पूरी ब्रीफिंग दी गई। पूरा डेलीगेशन दुनिया में घूमकर यहां के बारे में बातें कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा गा रहा है, और कांग्रेस के नेता भी हैं। विशेष सत्र में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो अभी तक नहीं पता चल पाया कांग्रेस को? आशीष सैनी। विशेष सत्र बुलाने का केवल एकमात्र कारण है जी, कि विशेष सत्र में देश को ये जानने का अधिकार है, जो जानकारी इन्होंने जो हमारा दल है, जो सर्वदलीय बैठक जो हुई है उसकी हुई, और वो जो दल जो विदेश यात्राओं पर गया है, और प्लस वो लोग जो सांसद हैं अपने अपने क्षेत्रों के,
और उनके क्षेत्र की जनता के कुछ सवाल हैं। हम्म। पहला और एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीज फायर किसके कहने पर किया। दूसरा सवाल यह है कि 26 लोगों की हत्या करने वाले जो आतंकवादी हैं उनके बारे में क्या अपडेट है और जो अपडेट आपने दी है। दूसरी और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये तो एक टेक्निकल चीज है कि आपने बताए, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब अभी युद्ध विराम हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इनके प्रवक्ता तो अलग अलग जगह पर और मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक इनके केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया कि परमाणु रिएक्टर पर हमला हो गया है और परमाणु रिएक्टर पर हमला होने के कारण से निश्चित रूप से पूरे देश में और पाकिस्तान से रेडिएशन फैलने की आशंका थी, इसलिए युद्ध विराम किया। दूसरे ने बताया कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ जो पाकिस्तान और भारत के हैं उन्होंने बैठकर वार्ता की, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, खत्म हो गया। लेकिन बयान तो डोनाल्ड ट्रंप क्या रहे। दूसरी बात, देश के साथ आप क्या कर रहे हैं? सेना ने कोई कार्य किया, सेना पर देश को विश्वास है, सभी को विश्वास है, लेकिन सेना के काम पर आपने नरेंद्र मोदी जी को सेना के कपड़े पहनाकर आपने ब्रांडिंग शुरू कर दी। आपने पुलवामा की तरह इसको भी चुनाव का एजेंडा बना लिया। और जितने झूठ आपके माध्यम से बोले जा रहे हैं, किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, उस झूठ के बारे में क्या कहेंगे आप? यही काम इन्होंने पुलवामा पे जब सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में की, तब भी इन्होंने अलग बयान दिए। हमने केवल ये कहा था कि जो सच है वो बता दीजिए जी। आज तक नहीं बताया। और बार बार जब हम सवाल पूछते कहते तुम ना सेना पर सवाल कर रहे हो। सेना पर सवाल कोई नहीं कर रहा है, सवाल सरकार से है। सरकार ने अपनी गरिमा गिराई है, निश्चित रूप से इनके मंत्रियों ने झूठ बोलकर गिराई है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 200 देशों में यात्रा की और आज कोई भी देश हमारे साथ खड़ा होने तैयार नहीं है, तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर बात है। आप झूला झूल रहे हैं चाइनीज राष्ट्रपति के साथ, और आप आज की स्थिति ये समझ में आती है कि जो हमारे जो अभी वर्तमान में तीनों से अंगों के जो अधिकारी हैं उन्होंने विदेश में जाकर एक इंटरव्यू दिया, कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट चाइना ने गिराए हैं। ये सारे सवाल का जवाब कोई ना कोई तो दे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो संयुक्त संसद सत्र है जिसमें सभी देश के सभी सांसद पूरे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनको आकर एक बार शेयर कर दीजिए, क्या आपत्ति है इसमें? चलिए ठीक है, सरकार है बीजेपी। आशीष सैनी जवाब ले लेते हैं। आपकी बात का मजमून समझ में आ गया। आप जो पूछना चाह रहे हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया है, एक्स आर्मी पर्सनल है। मुझे लगता है भदौरिया साहब इस सवाल का जवाब आपसे मुफीद कोई नहीं होगा। आप प्रवक्ता भी हैं पार्टी के और आपने सेना में सेवाएं भी दी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं ऐसा क्या छिपा रह गया कि कांग्रेस इस पर बाकायदा एक विशेष सत्र की मांग कर रही है। भाई डीजीएमओस की ब्रीफिंग हो गई, सेना ने ब्रीफिंग की, विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग की, तस्वीरें दिखाई गई, ट्रंप को लेकर भी जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने जवाब दे दिया। आखिर क्या चाहती है कांग्रेस, भदौरिया साहब? अमित जी पहले तो ऑडियो ठीक करवा, हमारे ऑडियो का कंटिन्यू नहीं आ रही है। अच्छा, मैं ऑडियो ठीक कराता हूं ऑडियो ठीक। जी बोलिए भदौरिया साहब, बोलिए। अभी रिंग आना बंद होगा, इसको थोड़ा बंद करा। ठीक है, इको बंद करवा रहा हूं। ठीक है, आप बोले भदौरिया साहब, मैं इको बंद करवा रहा हूं। भदौरिया साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है मगर साफ नहीं आ रही है, रिंग की वजह से। रिंग को थोड़ा बंद करना, बहुत इको आ रहा है। ठीक है, इको बंद हो रहा है। मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं फिर से कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने बाकायदा ब्रीफिंग की, ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें, वीडियोस, तमाम दस्तावेज जारी किए गए मीडिया में, बार बार प्रेस ब्रीफिंग की गई, विदेश मंत्रालय ने भी ब्रीफिंग की। कांग्रेस के लिए क्या बचा रह गया? विशेष सत्र में क्या पूछ लेगी कांग्रेस, क्या जान लेगी? भदौरिया साहब देखिए अमित जी, सरकार ने कोई भी बात कभी भी ऐसी नहीं है कि जिसको छुपा के रखा हो, हर बात को सार्वजनिक किया है जी। आम जनता को बताया है, सबको बताया है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले भी सब कुछ बताया है। और ऑपरेशन, हालांकि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑपरेशन बंद हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, पर जो मानो कुछ विराम है। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात होती देखने वाली की, ऑपरेशन करने वाली होती तीनों सेनाएं। सरकार तो ऐसे उनकी सहयोगी होती है, जो हर तरह का उनका जो भी साजो सामान, जो भी जरूरत है, डिप्लोमेसी की जरूरत है, वो पूरी करती है। बाकी ऑपरेशन कौन करता है? सेना करती है। तो जो हमारी सेनाओं ने इस तरह हर चीज का दे दिया, पूरा खुल के बता दिया, उसके बाद तो मेरा कुछ बचता नहीं है। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी पूछे कि हमारे कितने रफेल गिर गए हैं, उनको थोड़ा क्लियर करके बताए,
तो ये कहीं ना कहीं मनसाते जो है ना। ठीक है भदौरिया साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है ऑडियो में। मैं अभी पीसीआर उसको ठीक कर रहा है, लेकिन इस बीच रविंदर सिंह जी से मैं बात करना चाहूंगा, उनके पास जाऊंगा। रविंदर सिंह जी, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग की, तस्वीरें दिखाई, दस्तावेज दिखाए, वीडियो दिखाए, खुद वायुसेना ने, मिलिट्री ने, आर्मी ने ब्रीफिंग दी और ग्राउंड जो रिपोर्ट थी वो साझा की गई पूरी दुनिया के साथ, सबने वो तस्वीरें देखी। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, विपक्ष मांग कर रहा है विशेष सत्र की। अखिलेश यादव ने भी कहा कि विशेष सत्र बुलाइए, हमें सवाल पूछने हैं। क्या सवाल बाकी रह गए सर, क्या पूछना है, जरा बताइए रविंदर सिंह जी। जी पहले तो सामान्य सत्र और विशेष सत्र का अंतर समझिए जी। सामान्य सत्र होता है जो जनता के लिए किया जाता है जी। जनप्रतिनिधि बैठते हैं और जनता की समस्याओं के लिए बात करते हैं उसमें। विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब कोई देश में विशेष परिस्थितियां हों और उस पर हमारे सांसद चर्चा करके जनता तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते। जी। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 62 में कहा तब भी विशेष सत्र बुलाया गया। जी। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में कहा तब भी विशेष सत्र बुलाया गया। सॉरी 1990 में कहा तब भी विशेष सत्र बुलाया गया। जी। जब नरेंद्र मोदी सरकार को जरूरत पड़ी जीएसटी बिल पास कराने के लिए जी, तब भी विशेष सत्र बुलाया गया। जी। और जब नारी बंधन बिल पास करवाना था तो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। जी। तो जो कानून पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलवा सकता है वो अंतरराष्ट्रीय महत्व पे जो घटना घटित हुई है क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए, हमसे नहीं पूछना चाहिए कि आप विशेष सत्र से क्यों भाग रहे हैं जब आप जीएसटी लागू करने के लिए बुला सकते थे। अब हम जानना क्या चाहते हैं, सुन ले जरा जी। पहलगाम में जो आतंकी, पहलगाम और पुलवामा में जो आतंकी हमले हुए उसके लिए पहले तो वो जिम्मेदार आतंकी कौन थे, उनके साथ क्या किया भारत सरकार ने। जी। आपने 100 नहीं 500 आतंकवादी मार दिए, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने 40 सैनिकों का जीवन ले लिया, 28 लोगों का जीवन ले लिया जी पहलगाम में, वो कहाँ हैं जी। अब क्यों बताते हैं, सरकारी तो बता रही कि 1.5 साल से घूम रहे थे, ये जानना चाहते हैं हम लोग। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या हालात उभरे हुए हैं, आर्थिक हालात और रणनीतिक आधार जो हमारा टीम बना के पूरे विश्व में गई है, पूरे देशों ने क्या कहा है उसको बताइए संसद सत्र में। 1 to 1 थोड़ी बता सकते हैं आप, या प्रेस ब्रीफिंग करके नरेंद्र मोदी जी थोड़ी बता सकते हैं जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे सीडीएस सिंगापुर में जाके कुछ बोलते हैं, भारत में क्यों नहीं, और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इसको भी सदन के पटल पे रखा जाए विशेष सत्र में जी। फिर जब हमारी टीम बाहर गई, बहुत जगह से फोटो आई, मौज मस्ती भी लोग कर रहे, काफी जगह ऐसी थी जहां पर भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखा गया, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे हालात आखिर बने क्यों। फिर हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया अपनी सीमा के दायरे में रह के, बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि नहीं हमने घुस के मारा, तो ये भारत सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि हमने घुस के नहीं मारा है, हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन इसमें चीन की बड़ी घुसपैठ थी, चाइना की तरफ से, सॉरी पाकिस्तान की तरफ से जी। तो चीन के साथ क्या भविष्य में बर्ताव करना चाहिए कि चीन से हमारा व्यापारिक घाटा सबसे बड़ा है $100 बिलियन का, यह बात समान सत्र में नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है रविंद्र भाई, समझाइए, 2 चीज और सुन लीजिए जवाब। अच्छा चलिए पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। जी जी जी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना स्टेटस बदलते रहे और भारत के कभी ज्यादातर बातें खिलाफ में बोले, क्यों बोले, ये सब हम विशेष सत्र में जानना चाहते हैं। समान सत्र हमारी जनता के लिए होता है। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मॉनसून सत्र की बात सरकार ने कर दी। किरण रिजिजू का बयान आया कि हम मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार हैं, पहलगाम पर चर्चा करने को तैयार हैं, और भी जो मुद्दे हैं विपक्ष को उस पर चर्चा करने को तैयार है। बात ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है, अमेरिका की हो रही है, चीन और पाकिस्तान की हो रही है। ऐसा क्या है जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने जानकारी नहीं दी?
बाकायदा वीडियो जारी किए गए, तस्वीरें जारी हुई, डीजीएमओ से लेकर सेना प्रमुख से लेकर विदेश मंत्रालय, सभी ने ब्रीफिंग की और पूरी जानकारी देश को, विपक्ष को, हर एक जन तक पहुंचाई। लेकिन विशेष सत्र की मांग विपक्ष कर रहा है, जैसा कि आशीष सैनी भी कह रहे थे, रविंदर सिंह जी भी कह रहे हैं कि विशेष सत्र में ही चर्चा होगी, विशेष सत्र में ही हम सवाल पूछेंगे। क्या रह गया है पूछने के लिए? क्यों विशेष सत्र नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों? आईके भदौरिया। देखिए अमित, सबसे बड़ी बात यह है जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बाबुलंद आ रही है, बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी हो या सहयोगी पार्टियां हो, उनका बस काम है सरकार के काम का विरोध करना। और इस सरकार का विरोध नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना, सरकार का विरोध करना। और इनका विरोध करते करते अब ये तो सेना का भी विरोध करने से, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे जी कि विदेश में जाके सीडीएस में क्या सच का है क्या झूठ का है। जब बताओ सीडीएस को ये झूठ साबित करने लगे, उन्हीं का प्रश्न खड़ा करने लगे, तो अब कौन बचा? ये इनकी एक सोच बन चुकी है कि हमें किसी न किसी तरह से अंतरराष्ट्रीय चाहे मंच हो, चाहे राष्ट्र का मंच हो, हर जगह ये देश को बदनाम करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम। जब हर चीज खुलकर सब कुछ बता दिया गया, प्रधानमंत्री ने कितने बार कहा है मंचों से, मीडिया में आके कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, रक्षा मंत्री ने कहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों ने तो एक सौचिक प्रेस वार्ता करके, और तीनों रक्षा मंत्री तो हमारे सेना तो अपने अपने ग्रुपों की, अपने अपने सेनाओं की बात करिए, एयरफोर्स ने अपनी कही है, नेवी ने अपनी कही है, आर्मी ने अपनी कही है। अब क्या बचता है? अब बचता तो ये है कि इन्हें जो चाइना और पाकिस्तान को कहा है, ये उसमें तो विश्वास कर रहे हैं। चाइना की आर्मी क्या कह रही है उस पर विश्वास कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी क्या कह रही है उस पर विश्वास कर रहे हैं। अगर ये हमारी आर्मी को विश्वास कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार में विश्वास है, और तो और इन्हीं ने कहा था, इन्हीं के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि विदेश में देश में आतंकवादी घूम रहे, विदेश में सांसद घूम रहे, तो सांसदों को भी जो डेलीगेशन गया था उनको भी इन्होंने आतंकवादी की खड़ा कर दिया था। तो सोच तो इनकी कितनी गिरी हुई सोच है, इसके ऊपर कुछ कहने लायक बचता ही नहीं है। अगर इनकी इतनी अच्छी सोच होती तो जो डेलीगेशन गया था तो सब गलत डेलीगेशन बीजेपी का नहीं गया था, कांग्रेस पार्टी का भी जी, मगर उनको कह रहे थे कि जो है ना वहाँ घूम रहे हैं। अभी इन्होंने भी कहा कि वहाँ लोग जो है ना क्या कर रहे थे जी, इनको हर काम में कमी नजर, अपने सांसद जो इनके गए उन पे भी इनको कमी आने लगी, क्योंकि वो बीजेपी के डेलीगेशन में क्यों चलेगा? तो भैया बीजेपी का डेलीगेशन नहीं है, वो देश का डेलीगेशन था। सरकार देश की होती है, किसी एक की नहीं होती, प्रधानमंत्री देश का होता है जी, मगर इसकी निगाह में तो सिर्फ बीजेपी का ही होता है। फेयर इनफ, ठीक है कैप्टन भदौरिया, फेयर इनफ, ठीक है। आज तक जो है ना राहुल गांधी, मैं आ रहा हूं कैप्टन, आपके पास आ रहा हूं कैप्टन भदौरिया, मैं आ रहा हूं। विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, एक मसाइल ये भी है कि अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, आपको पहलगाम पर चर्चा करनी है, आपको चीन पाकिस्तान पर चर्चा करनी है, तो मॉनसून सत्र में भी हो ही सकता है। बार बार सत्र अलग से बुलाना, संसद पे खर्च बहुत होता है सत्रों में, तो क्या मॉनसून सत्र में चर्चा नहीं हो सकती? सवाल ही तो पूछना है। मेरा मानना है कि विपक्ष का यह सवाल कोई भारत के इतिहास में पहली बार नहीं है। इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। 1962 अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के नेता थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपनी ये मांग रखी कि संसद का सत्र बुलाया जाए, और बुलाई गई जी। 1962 के युद्ध में हमारा क्या हाल हुआ था, ये बात दोहराने की नहीं है। संसद में इस पर लंबी चर्चा हुई, तमाम चीज़ों को सुधार करने की बात हुई। उसके बाद 1965 में भी यही हुआ जी। तब उस समय के समाजवादी नेता मधुलिमय, उन्होंने सरकार से बड़े तीखे सवाल पूछे थे। ऐसे ही 1971 श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश का एक उदय हो चुका था। उस समय भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सारी की सारी जानकारी, जितनी भी जानकारी उनको सार्वजनिक की जा सकती थी, उन्होंने की।
और उसमें सबसे बड़ा तीखा एक सवाल उठकर आया था बांग्लादेशी घुसपैठियों का या शरणार्थियों का। वह समस्या आज तक अभी हमारे देश में कायम है। उसी समय ये हुआ कि ज्योतिर्मय बसु थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद थे ज्योतिर्मय बसु, मतलब ज्योति बसु पर कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे और वो एमपी थे। उन्होंने ये सवाल रखा था केंद्र के सामने कि सरकार ये एक योजना बताए कि लाखों शरणार्थियों को वो कैसे मैनेज करेगी आर्थिक तौर पर और तमाम तरह के। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध के बाद, भदौरिया जी सेना में हैं, उनको पता होगा कि उस समय भी जुलाई में युद्ध खत्म हुआ और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अगस्त में यह सत्र बुलाया। और मैं समझता हूं कि यह सत्र सबसे बड़ा और सबसे फायदे के लिए एक तरह से सत्र रहा इस देश के लिए। उसी सत्र में तमाम खामियां, तमाम चीज़ें उभर कर सामने आईं और तमाम ऐसी जानकारियां सामने आईं कि किस तरह से खुफिया एजेंसियों का आपस में का समन्वय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल कर आई कि आईबी के पास 1998 में ही यह सूचना थी कि सीमा पार पाकिस्तानी इस तरह से कुछ हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो सूचना दूसरे खुफिया एजेंसियों के साथ या राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के साथ या नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के साथ साझा नहीं की गई। उसी के बाद यह जरूरत महसूस हुई कि कारगिल वार की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाए। वो समिति बनाई गई, उसने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर कुल मिला के 75 संस्तुतियाँ उसने की थी। 75 में से 53 संस्तुतियाँ जो हैं वो समझिए कि 2000 तक 2012 तक लागू हो चुकी थी। सिर्फ करीब 8 सिफारिशें बाकी रह गई थी, जिसमें एक सीडीएस की नियुक्ति का भी मामला था। सबसे प्रमुख इसमें जो बात थी कि वो 2004 में एनटीआरओ का गठन हुआ। एनटीआरओ आज की तारीख में खास तौर से अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है, इस युद्ध में एनटीआरओ की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से इतनी अच्छी रही है, इतनी शानदार रही है कि हमारा टोटल जो टेक्निकल जो एक तरह से कहिए कि समन्वय था इस युद्ध में, और जो इंफॉर्मेशन की जो सोर्सेस थी, सूचनाएं थी, उनको इतने अच्छे से समन्वय किया कि हम ये युद्ध एक परिणाम तक ले गए। इसलिए मुझे लगता है कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। विपक्ष की मांग इसमें कोई नई नहीं है। और अगर भारत सरकार को लगता है कि विपक्ष ऐसे कुछ सवाल उठाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या सेना के लिए अति संवेदनशील हो सकता है, तो उन सवालों को स्पंज किया जा सकता है, उनके प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगाई जा सकती है। पहले भी ऐसा संसद में कई बार हो चुका है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को होने के नाते यदि वह विशेष सत्र बुलाती है तो इसका एक संदेश पूरी दुनिया को बहुत शानदार संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सरकार और पूरा विपक्ष एक साथ एक मंच पर खड़ा है और वो अपना आत्ममंथन कर रहा है, आत्मनिरीक्षण कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है सवाल का जवाब देना। तो इसलिए केंद्र सरकार को इस पर मैं समझता हूं कि उनको अपना सत्र बुलाकर स्पष्ट करना चाहिए। आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया और जो नज़रिए आपने देश की इतिहास के पन्नों से जो इन्फॉर्मेशन डेटा आप लेकर आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया से सवाल पूछूंगा। भदौरिया साहब, विशेष सत्र बुला लीजिए, क्या दिक्कत है? सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने पहले भी ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत सारे सवाल मीडिया के थे, हमने आपसे सवाल पूछे थे, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। हमने आपसे तस्वीरें मांगी, हमने आपसे डेटा मांगा, हमने आपसे कहा ऑपरेशन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, आपने हमको सारे जवाब दिए। दिक्कत क्या है? विशेष सत्र बुला के कांग्रेस को भी जवाब दे दीजिए, झंझट ही खत्म करिए। देखिए अमित जी, मानसून सत्र अभी शुरू होने ही ज्यादा समय नहीं है। जी तो विशेष सत्र बुलाना कोई जरूरी तो नहीं है। जो चर्चा अभी हम करेंगे तो और थोड़े दिन बाद कर लेंगे, और थोड़े दिन भी नहीं, 22-23 दिन पूरा सत्र, मानसून सत्र 22-23 दिन चलेगा। 1-2 दिन नहीं चल रहा है कि 1-2 दिन में हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। तो बिल्कुल उसमें जो कहना चाहे, जो सवाल पर पूछना चाहे, जो अपनी बात रखना चाहे, आराम से रखे ना। सत्र चलाना कोई इतना मामूली बात होती है? वहां तो मिनटों का खर्चा करोड़ों में जाता है, तो इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है ना।
क्योंकि इनके टाइम में पैसे की तो हर तरह से बर्बादी और लूट होती थी। हमारे यहाँ पैसे का उपयोग हो रहा है। अगर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो गिने चुने लोग साथ में जाते हैं। इनके यहाँ तो उस टाइम 150-200 जाती और वहां जाके बड़े होटलों में बातें करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो रास्ते में अगर कहीं होल्ड करना पड़ता है तो कहाँ रुकते हैं? किस होटल में नहीं, वो एयरपोर्ट पे ही रेस होके उलझल। मगर इनके टाइम जाते थे तो एक बहुत बड़ा मीडिया का साथ में होता था, क्या होती थी, ये तो भाव कराने के लिए ले जाते थे ना। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में आज दिन तक कुछ इनके विकास कार्य देख लो ना। इनके आप 60 साल कांग्रेस ने किया है, 60 साल का और 11 का आप कंपेरिजन कर लिए, पता चल जाएगा आपको क्या किया है। मैं खुद आर्मी से, इनके टाइम आर्मी में हमें क्या मिलता था और आज की आर्मी में क्या मिलता है, बहुत फर्क है। इसलिए आज की जो सरकार कर रही है बड़ा सोच विचार के कर रही है। अब कम पैसे में ज्यादा काम कर रही है, मगर इनके टाइम ज्यादा पैसे में कम काम होता था। ये है मूल मंत्र। मगर इन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इन्हें तो काम करना ही नहीं था। इनके यहाँ जितने भी मंत्री थे, किस भाग के थे, आप एक बात बताइए कि 2014 से पहले आपने कभी भी एक महीना भी ऐसा सुना था नया घोटाला निकल के ना हो? 11 साल में एक घोटाला बता दो क्या हमारे आया हो? एक भी नहीं आया है, और आया है तो ये सबूत करके बताएं। लेकिन कैप्टन साहब विपक्ष सवाल ये भी पूछ रहा है, पुलवामा के दोषी आतंकवादी कहां हैं? हमने 2000 आतंकवादी मार दिए कैप्टन साहब, लेकिन पुलवामा जो हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, वो आतंकवादी कहां है? विपक्ष पूछ रहा है पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे? सवाल ये भी है, सवाल सिर्फ विशेष सत्र का नहीं है। सवाल ये नहीं कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानना है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे, उनका क्या हुआ, कब न्याय मिलेगा उन 26 जिंदगी को जो मौत के घाट उतार दी गई पहलगाम में। देखिए अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह पुलवामा जो अटैक क्या है, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है, उसी दिन से जबरदस्त एक कहते हैं ना, एक विकराल रूप सेना ने वहां धारण कर लिया था और चुन चुन के वहां आतंकी 20 आतंकवादियों को उसी टाइम मार दिया था। अब उसमें कौन इसमें शामिल थे कौन नहीं थे, उसमें एक दो की तो पहचान भी हुई थी कि दो इस पुलवामा में ये सेना ने कहा था, सरकार ने नहीं कहा। अगर फिर भी ये कह रहे हैं कि वो नहीं थे, तो इसका मतलब इन्हें जानकारी पाकिस्तान से गई होती। तो हमने पाकिस्तान में भी उनके जो है ना सब कैसे लोग जितने उनके ठिकाने थे, उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, उनके हेडक्वार्टर थे, तो हमने जमीन दोस्त कर दिए। बिल्कुल वाजिब, बिल्कुल। 200 आतंकवादी उनके मारे गए, फिर भी ये कह रहे बोले नहीं मारे गए, तो इसका मतलब इनके पास पाकिस्तान से पूरी सूचना, ठीक है। आशीष सैनी मेरे साथ हैं, भदौरे साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन भदौरे साहब, पॉइंट टेकन। आशीष सैनी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब पीओके में हमला हुआ तो बड़ी तादाद में आतंकवादी लॉन्च पैड्स तबाह किए गए, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि पुलवामा के जो मास्टरमाइंड थे उसमें लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट और तमाम आतंकवादी थे जो उस हमले में मारे गए। हाफिज सईद के बहुत सारे रिश्तेदार मारे गए। तो क्या नाम जरूरी है या न्याय जरूरी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सवाल ही तो पूछना है, सत्र कोई भी हो सवाल पूछिए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आपके चैनल पर दोनों लोगों ने अलग अलग बातें रखी हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा कि अगर आपको सवाल पूछना है तो आप मानसून सत्र में जब आएंगे तो उसमें पूछ लीजिए जी। तो मैं ही कह रहा हूँ कि मानसून सत्र में आपको सवाल के जवाब देने हैं और मानसून सत्र का आप वेट कर रहे हो, तो ये प्रतीक्षा किस लिए? ये तो पहलगाम पर जब बस 10-15-20 दिन का वक्त और बचा हुआ है। हमारा सवाल ये बहुत ज्यादा वक्त क्या कर रहे थे? अब ये मानसून सत्र में कह रहे हैं, मानसून सत्र में रोज ये डिजोल्व कर देंगे, वहां पर बात नहीं होगी। जब तक एक विशेष सत्र तो बुलाया जाना। आज अगर कोई समस्या हुई है तो सत्र आज बुलाएंगे ना जी। तो इसलिए वो जरूरी है कि आज के समय में जो सवाल हमारे खड़े हैं उन सवालों के जवाब हम इस सरकार से लेना चाहते हैं। सरकार को आपत्ति क्या है? मैं समझ में ये नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ है, और अगर आप जवाब चाहेंगे तो बताता हूँ दिक्कत कहाँ पर है। दिक्कत ये है कि जिस हमारे जो डीजीएम जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, और उन्होंने जो सवाल उठाए और विदेश में बैठकर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया और कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं,
और चाइना ने दावा किया कि ये एयरक्राफ्ट हमने इसलिए गिराए हैं ताकि हथियार सप्लाई करने वाली कंपनियां जो अन्य देशों की हैं उनके कारोबार को धक्का लग सके। और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि उद्योगों को हित में रखते हुए, कारोबार को हित में रखते हुए हमने समझौता करा है। दो बड़े देश दुनिया के वो ये दावा कर रहे हैं कि समझौता इस कंडीशन पर हुआ है, पाकिस्तान को लोन भी मिला और पाकिस्तान को हथियार भी मिले। भारत को क्या मिला? आप डोनाल्ड ट्रंप की बरकरी करते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, आज डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, तो उसमें आपके प्रचार का भी हिस्सा था। तो आपने यदि उनका पक्ष किया तो आज आपका विरोध सपोर्ट करने के बजाय वो जिस तरह से आपको धमकाकर और बहला फुसलाकर देश के साथ धोखा करने का काम किया है। आप दरअसल क्या है, बीजेपी के लोग हमारे जो आरोप हैं उनको बड़े हल्के में ले रहे हैं। हम इन पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। इन्होंने देश को अंधेरे में रखकर, इनके एक विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हमने पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया था कि हम आप पर हमला करने वाले। क्यों किया था भाई आपने? ये सवाल है ना सर, तो इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने जो राफेल जैसे हथियार भी लिए हैं, एयरक्राफ्ट खरीदे और सब खरीदे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसको दिए है? अनिल अंबानी को। कहां थी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जब उसमें कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई? आपको बताने में क्या समस्या है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पहलगाम हमला होने के तुरंत बाद आप बिहार की रैली में चले गए, उसके बाद आप गुजरात से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अपने ऊपर फूल मालाएं बरसा कर, भाई किस बात की फूल मालाएं बरसा रहे हैं? इस बात की कि 26 आतंकवादियों को मारकर जो आतंकवादी निकले हैं उनको आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, या इस बात की कि आपने जिन सेना के जवाब ले लेते हैं, सेना ने जिन पर हमला किया है सर्जिकल स्ट्राइक करके, जी आशीष जी, 9 ठिकानों को उड़ा दिया, जी, तो उसमें आपका क्या श्रेय है? आपने तो 15 दिन तक इंतजार करा के रखा। जवाब ले लेते हैं आशीष से। नहीं समझ में आ गया, मोटा समझ समझ में आ गया मुझे। कैप्टन आसिम भदौरिया, जवाब दीजिए। पहला आरोप ये कि विदेश मंत्री ने खुद सूचित किया कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं, पहला। दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने सेना के शौर्य और पराक्रम का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की और उसकी मार्केटिंग की। तीसरा आरोप यह है कि हमले के अगले दिन बिहार में आपके प्रधानमंत्री रैली करने के लिए चले गए, चुनावी रैली। जवाब दीजिए कैप्टन भदौरिया। सेना के साथ सबके साथ गद्दारी की और बार-बार ये कहते हैं कि विपक्ष सेना के खिलाफ। आशीष सैनी मैं जवाब ले रहा हूं, जवाब शायद आशीष जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, पीसीआर चेक करिए। जी भदौरिया साहब बोलिए। देखिए अमित जी, सेना का क्रेडिट आप नहीं देते हैं, सेना किसी को नहीं जाता, मगर बात यह है जब सरकार है, सरकार के आदेश, सरकार की प्लान का खिलाफ मानेंगे क्या? अपने आप लड़ने पहले सही है कभी क्या? तो इनको ये सोचना चाहिए। क्रेडिट तो वहां लड़ पहना रहे हैं तो कहने का क्रेडिट है। अगर किसके मार्ग बीजेपी सरकार के नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी के ऐसी बातें करते हैं लोग, पता नहीं कहां से पढ़ के पढ़ाया जाता है इन्हें, इतना भी मालूम नहीं है कि जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, अब तो सेना चलेगी, सेना अपने आप को नहीं काम कर रही। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को बुला के कहा था कि सबसे आपका जगह है आपकी, अपने हिसाब से जगह चुनिए और अपने हिसाब से तैयारी की। तो उन्होंने जितना उन्हें जितना समय लिया, तैयारी की, तो उसके बाद उन्होंने अटैक किया। और ये कह रहे हैं कि 15 दिन चाहिए, बिल्कुल बार-बार चैनलों पर झूठ मत बोलिए। भारत की सेना 1 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स करने को तैयार है, उसकी कैपेसिटी बहुत मजबूत है, आपकी सोच से ज्यादा मजबूत है। 15 दिन तक आपने डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी करने के लिए इंतजार किया है, आपने गद्दारी की है देश के साथ। तो आप लोग करते हो, आप देश के साथ गद्दारी करते हो, आप देश के गद्दार हो, देश की सेना के साथ दलाली करते हो। 44,000 करोड़ का ठेका आपने इसी हमले के दौरान दे दिया है। अरे ना बंद कराओ यार, ऐसी कैप्टन भदौरिया बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए। ठीक, आशीष सैनी वन बाय वन, लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट, है ना? एक के बाद एक बोलिए, ऐसे एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। कैप्टन भदौरिया प्लीज गो हेड, प्लीज बोलिए। कैप्टन भदौरिया को हमारे बीच मत बुलाया करो, क्योंकि ये इनका कोई स्तर नहीं है, ये कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं। और इस तरह इन्हों से मैं बात नहीं करना चाहता। जब मैं ये इतनी देर बोले, मैंने एक शब्द नहीं निकाला और मैं जैसे ही बोलने लगा तो कबूतर की तरह कुलकुल करने लगे। जवाब तो दे दीजिए कम से कम।
अरे जवाब है, तुम लोग बेशर्म हो, तुम अरे नहीं गद्दार है, हो, पहले तुम अंग्रेजों की गद्दार हो टॉयलेट देश साफ करते थे, के, अब संघियों की टॉयलेट तुम साफ देश करते हो की आप। बुराइयां इसके करते हो, अलावा कुछ सरकार नहीं है की आपके बुराइयां पास। करते हो, सेना सेना की के बुराइयां कामगार, करते हो, सेना के इससे शौर्य ज्यादा पर औकात नहीं है, दलाली करते हैं आप लोग। इससे ज्यादा तुम्हारी औकातें नहीं है, केवल चुनाव में उपयोग इससे करने ज्यादा के औकातें अलावा नहीं है, आपने क्या किया क्योंकि है? सच्चाई तुम्हारे पास कुछ है प्रधानमंत्री जब नहीं। रैली निकाल रहे थे, देश की सेना के जवान तब भी अपनी जान दांव पर लगाकर खड़े थे। आप अपने ऊपर फूल अरे बरसाकर उसी साबित सेना क्या की करना बुराई चाहते कर हो? रहे हो, उसी सेना नहीं, की आप बुराई अब कर रहे हो, जो सेना अपनी सेना जान के लगा शौर्य के पर देश अपने के लिए ऊपर लड़ती फूल है, क्यों उसी बरसा सेना की रहे बुराई हो, ये कर रहे बताइए हो। जरा आप एक बार। अरे बंद कराओ यार इसको बीच में। ठीक है, अब बोलिए बोलिए कैप्टन भदौरिया, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आशीष सैनी एक बार, आशीष सैनी सुनिए, आशीष सैनी जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है कैप्टन भदौरिया, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए, फिर मैं आशीष के पास जाऊंगा। तब मुझे बताना कब मैं बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोलना पसंद करता। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है कैप्टन भदौरिया, कोई नहीं बोल रहा, चलिए बोलिए। कुत्ते हैं ये, कुत्ते हैं, फिर बोलने लग जाते। कैप्टन भदौरिया, भाषा देखिए, भाषा का थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए भाषा का। मैं जब बीच में नहीं बोल रहा हूं, फिर क्यों बोल रहा है? कोई बीच में नहीं बोल रहा है, पीसीआर कोई बीच में नहीं बोलेगा। कैप्टन भदौरिया जब बोलेंगे प्लीज गो हेड, कैप्टन भदौरिया बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कैप्टन भदौरिया अब तुम सारे डिबेट भटकाने के लिए आ जाते, मैं नहीं कर रहा हूं डिबेट ऐसे कुत्तों के साथ, अरे जा रहा हूं मैं। भदौरिया साहब, थोड़ा भाषा ठीक रखिए, भाषा ठीक रखिए, कोई बात नहीं। देखिए, नाराज होकर कैप्टन आया सिंह भदौरिया चले गए हैं। रविंदर सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब मैं क्या ही करूं, मैं किसी को रोक नहीं सकता, बट संयम की बहुत ज़रूरत है, भाषा का संयम बहुत ज़रूरी है। डिबेट में इस तरह की भाषा कतई परमिसिबल नहीं है। रविंदर सिंह जी, जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है, कराने के लिए विशेष सत्र की मांग हो रही है, आशीष सैनी भी ये बात मुझसे कह रहे हैं कि विशेष सत्र करा लीजिए, क्योंकि जो मॉनसून सत्र है अभी उसमें बहुत वक्त है और आने वाले टाइम में वो सत्र भी होगा, लेकिन पहले इस पर चर्चा कराइए। बहुत सारे गंभीर आरोप विपक्ष ने लगाए हैं, उन गंभीर आरोपों में एक आरोप ये भी है कि भाई जो विदेश मंत्री थे उन्होंने खुद सूचना दी, आरोप ये लगा रहे हैं विपक्ष कि उन्होंने खुद सूचना दे के ये बात कही कि हम हमला करने वाले हैं। रविंदर सिंह जी। अमित भाई साहब, ये चौथा बार है जब कैप्टन आई सिंह भदौरिया ने गाली गलौज किया है जी। तो मुझे लगता है कि आपको वो नहीं है डिबेट में सर, वो डिबेट में नहीं है, चले गए। नहीं, वो ठीक है, रहे ना रहे वो तो आपका अधिकार है। नहीं, अब उनको डिबेट पे हम नहीं बुलाएंगे, हम कोशिश करेंगे वो डिबेट में ना। लेकिन अंत में बदनामी आपकी होती है, वो तो अपना काम करके चलेगा। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हम लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा की बात कर रहे हैं उसको गिरी हुई सोच कहा जी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा करना गिरी हुई सोच कभी भी नहीं हो सकती है जी। इसका ऑब्जेक्शन करते हैं। उन्होंने कहा सेना पे विपक्ष झूठ बोल रहा है। सेना में 2.5 लाख पद खाली हैं, मोदी सरकार ने आज तक नहीं बताया जी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कहते हैं कि चीन ने हमारा 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन कब्जा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं बताया, यह झूठ बोला। फिर बोला हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। सियोल में जाके प्रधानमंत्री का यह कहना कि क्या पाप किया था भारत में जन्म लिया, ये बदनामी नहीं है? भारत को रिलीजियस फ्रीडम द्वारा वॉच लिस्ट में रखा जाना है, बदनामी नहीं है जी। करगिल खलनायक को आगरा में बुला के स्वागत करना, ये बदनामी नहीं है जी। केन्या के राष्ट्रपति द्वारा भारत के एक कंपनी के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना, ये बदनामी नहीं है जी। श्रीलंका सरकार द्वारा भारत की एक कंपनी के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना, ये खराब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पूरी जनता भारत की एक कंपनी के खिलाफ उतर आई, ये बदनामी नहीं है। उन्होंने सबसे पहले कहा वो तो होंगे, वो तो अपने नाम के साथ कैप्टन लिखे, मेरा पूरा का पूरा बैच जी मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल है। उनकी क्या सोच हो सकती है मुझे मालूम है। उन्होंने क्या कितना खराब शब्द सेना के लिए बोला। उन्होंने कहा पहले सेना ज्यादा पैसे में कम काम करती थी, अब बता रहे हैं कि कम पैसे में ज्यादा काम कर रही है। सेना ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। हमारी सेना ने 6 लड़ाई लड़ी है, छुटपुट को छोड़ के 47-48 की, 62 की, 65 की, 71 की, 99 की। तो हमारे पास पैसे नहीं थे विपक्षी के अनुसार। एक कंट्रोवर्शियल है 62 वाली लड़ाई, बाकी सब हम जीते हुए हैं। और अब 62 वाली लड़ाई को हम सैनिक रहे हैं तो हम मानते हैं कि 62 वाली लड़ाई को भी हम लोगों ने जीता था। हमारे पास पहनने के जूते नहीं थे। और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे बोल के चले जाएंगे
कि ज्यादा पैसे में कम काम होता था। अरे ज्यादा पैसे में कम काम होता था तो शास्त्री जी के टाइम में भारत की जनता ने एक टाइम का खाना क्यों छोड़ दिया था जी। और हमारी सेना पे प्रश्न नहीं लगा सकता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। भारत की सेना हर परिस्थितियों में, जब हम लोग को एनडीए में भेजा जाता है तो 21 दिन भूखा रखा जाता है। ये क्या जाने कैप्टन आर सिंह भदौरिया कि कैसे एनडीए में ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे लगता है ये आपत्तिजनक बातें हैं। फिर अमित जी, आप एक बार बात कर रहे हैं कि हम सामान्य सत्र में प्रश्न क्यों पूछ नहीं सकते। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, सामान्य सत्र जो है हमारी जनता के लिए है, जिसने हमारे जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा है। वो कारगिल के लिए नहीं चुन के भेजा है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं भेजा है। और जो बार बार ये कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इससे पहले यूपीए की सरकार में 6 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, तब ऐसा नाम हम लोगों ने दिया नहीं था। अगर आप चाहेंगे तो हम सारे सर्जिकल स्ट्राइक का, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक के कैपेसिटी में लाया जा रहा है, उनके सारे के नाम भी बता देंगे। तो मुझे लगता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, विजय जी के पास जा रहा हूं कार्यशैली पे। ठीक है रविंद्र जी, आपने बात रख ली। विजय जी, बीजेपी विशेष सत्र से भाग रही है क्योंकि उसको लगता है कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, चीन, पाकिस्तान, सीडीएस वाले मुद्दे पर उसे घेर लेगी, इस वजह से विशेष सत्र से बीजेपी भागने की कोशिश कर रही है। कई ऐसे सवाल हैं इस युद्ध के बाद जी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जी, जैसे कि ट्रम्प साहब का बयान देख लीजिए आप जी, वो लगातार ये बात कहे जा रहे हैं कि मेरे दबाव में हुआ। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पे तो कह दिया कि साहब उनका कोई दबाव नहीं था और कोई ऐसा समझौता नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, हमने डीजीएमओ के थ्रू ये बातचीत की और उसके बाद ये युद्ध विराम हुआ जी। लेकिन भारत सरकार अभी तक ट्रम्प साहब को ये नहीं कहने की हिम्मत जुटा पा रही है कि अगर आपको व्यापार करना है तो ट्रम्प साहब आपको ध्यान रखना होगा कि हम दुनिया में, भारत जो है वो हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और जिसको व्यापार करना होगा इस देश में वो आएगा और उसको हमारी शर्तों पर आना होगा। हम किसी के दबाव में नहीं आने। अगर आपको टैरिफ की और आपको व्यापार की धमकी देनी है तो आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते जी। आपको भारत में यदि व्यापार करना है तो भारत की इतना बड़ा जो बाजार चाहिए, तो आपकी कंपनियों को भी हमारी ज़रूरत है जी। लेकिन ये सवाल नहीं किया गया। दूसरा सवाल कि राफेल को लेके और तमाम तरह की चीज़ें मीडिया में आई, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई। सीडीएस ने भी उसको अप्रत्यक्ष रूप से सिंगापुर में ये बात कही कि नफ़ा नुकसान होता है युद्ध में, लेकिन आखिर असली उद्देश्य ये होता है कि आपने जिस लक्ष्य को लेके चले हैं आपने वो लक्ष्य हासिल किया या नहीं किया, ये महत्वपूर्ण है। मैं सीडीएस की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं समझता हूँ कि विपक्ष को भी इस बात पे सहमत होना चाहिए कि जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है जी। विजयी वो होता है जो अपना लक्ष्य हासिल करता है जी। हम अपना बलिदान, अपने एमुनेशंस, अपने हथियार या जो भी हमारा नुकसान होता है वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है हमने कितना अपना लक्ष्य हासिल किया कि नहीं। एक सवाल यह भी उठता है कि भारत सरकार ने जितने अटैक किए वो सारे लोग उससे सहमत हैं, सेना ने जो शौर्य दिखाया उससे सारे लोग सहमत हैं, कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। अभी तक मैंने ऐसा किसी का कोई बयान नहीं सुनने में आया है कि किसी भारतीय ने अपनी सेना की आलोचना की हो इस कार्य के लिए जी। लेकिन क्या हाफिज सईद मारा गया, सैयद सलाउद्दीन मारा गया, मसूद मारा गया, क्या इनके पूरा का पूरा गिरोह जो काम कर रहा है वो मारा गया? वो कहीं आज भी किसी बंकर में या कहीं ऐसी जगह छुप कर अपना काम चला रहे हैं? विदेश नीति पर भी एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने, आप मुझे ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, राहुल गांधी ने काफ़ी पहले एक बात ये कही थी कि भारत सरकार को कि पाकिस्तान और चीन को साथ मत आने दीजिए। हालांकि यह जग जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन ये दोस्ती इस स्तर पर आज सामने आई है, ये हमारे लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। दूसरा ये कि पड़ोस में बांग्लादेश में जो हुआ, क्या हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे या उसकी हमको भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ बांग्लादेश में होने जा रहा है या अमेरिका वहाँ कुछ करने जा रहा है? मतलब सवाल बहुत हैं।
हमारे नेपाल से भी रिश्ते खराब हो गए, हमारे मालदीव से रिश्ते खराब हो गए, हमारे श्रीलंका से रिश्ते खराब हो गए, म्यांमार भी चीन के साथ है, बांग्लादेश भी चीन के साथ है, श्रीलंका भी चीन के साथ है। तो हमारा तो कोई भी पड़ोसी आज की तारीख में हमारे साथ खड़ा नहीं है। दुनिया में जो सबसे बड़ा भरोसेमंद हमारा साथी था रूस, आज वह भी हमारे साथ नहीं है। जब TRF जो हमले के लिए जिम्मेदार बताता है अपने को, जिसने जिम्मेदारी ली है पहलगाम हमले की, जब उस पर बैन लगाने की बात यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में आती है, तो जितने भी वीटो पावर राष्ट्र हैं सभी उस भारत के प्रस्ताव के समर्थन के विरोध में आते हैं, कोई समर्थन नहीं करता। चीन के बारे में हमको पता है, कम से कम फ्रांस से हमने राफेल का जो सौदा किया, फ्रांस भी हमारे साथ नहीं आया। अमेरिका के साथ जिससे हम रणनीतिक साझेदारी बताते हैं वो भी हमारे साथ नहीं आया। चीन का तो हमको पता था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। नहीं विजय जी, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट बता रहे हैं। आपकी पड़ोसी अगर आपके दोस्त नहीं है, आपका पड़ोसी आपके दुश्मन का दोस्त बन जाता है, तो वो बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और जैसे जैसे ये चीज़ पुरानी होगी, भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, चाहे वो म्यांमार की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, और तमाम जो मुल्क हमारे आसपास हैं, बांग्लादेश की हम बात कर लें। अब आशीष सैनी, सरकार को डर है कि CDS के मसले पर, विदेश नीति के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से सीज फायर का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, और सबसे पहले उन्होंने आके झंडा उठा के बताया कि भाई हमने तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया है, कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति कमजोर दिखी है आपको यहाँ पे? आशीष सैनी, भारत की सेना ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति पर कोई डाउट भी नहीं हुआ और कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या आई है उनके राजनीतिक उपयोग पर। जब आप बिहार की रैली में गए, जब आपने जो भारत की सेना के अधिकारी हैं उनके परिवार को ये करने के लिए मजबूर किया कि वो उन पर फूल फेंक कर उनका स्वागत करें, इस तरह की हरकतें करना, इनके मंत्री कैबिनेट मंत्री जो है वो झूठ बोल रहे हैं, विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं, लगातार सब जगह झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। तो हमें इनकी संगठित लूट दिखाई दे रही थी। लूट की थी, लूट और भ्रष्टाचार के कारण ही मोदी सरकार ने बहुत सी चीजें देश से छुपाने का काम किया है। आज हम वो सवाल पूछ रहे हैं तो ये बिलबिला रहे हैं। बिलबिलाने का एकमात्र कारण है कि इनके भ्रष्टाचार उजागर होंगे। कहीं पर भी सेना पर सवाल नहीं हुआ, ये बार बार सेना पर सवाल करने की बात करते रहे। लेकिन आपने अभी हमारे पूर्व वक्ता ने एक बात कही कि देश में किसी ने भी सेना के विरोध में कुछ नहीं बोला। मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि हमला हो गया और वायुसेना के लोग सोते रहे, इनकी वजह से नुकसान हुआ। ये बात किसने कही है? ये बात सदन के सत्र में आए और विशेषाधिकार उसके पर लागू करके उसे विधायक को सस्पेंड किया जाना चाहिए देश की संसद द्वारा। ऐसे काम होने चाहिए। जिन न्यूज चैनलों ने झूठ बोलकर ठीक है। आशीष, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए, कैप्टन आसिफ भदौरिया साथ नहीं थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ, रविंदर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशीष सैनी हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, विजय नारायण सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि विशेष सत्र से आप क्यों भाग रहे हैं? विदेश नीति के मोर्चे पर आपको विपक्ष घेर रहा है कि भाई आपका सीज फायर था, डोनाल्ड ट्रंप क्यों बता रहे हैं? आपके CDS ने जाके सिंगापुर में बोला कि क्षति होती है, लक्ष्य पाना जरूरी है, नुकसान होता है। उसके बाद विशेष सत्र बुलाने की मांग जो विपक्ष कर रहा है, आप उससे भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं जो सवाल पूछना है मॉनसून सत्र में पूछ लीजिए। इतना विशेष मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। आरोप यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के शौर्य पराक्रम का क्रेडिट खुद ले रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तस्वीरें उनकी लगी हैं, फौजी वहां से गायब हैं। अमरदीप, देखिए अमित जी, जिस प्रकार से जो है ट्रंप ने पहले जो है स्टेटमेंट दिया कि हमने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया, तो बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का कार्य कर रहे थे। हालांकि उसके बाद में उन्होंने स्वयं ही कहा कि हमने जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं रुकवाई है। उसके बाद में आज देखिए जो सत्र की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, आप लोगों को पता है DGMO के कॉन्फ्रेंस के बाद में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूछना शुरू कर दिया कितने राफेल हमारे गिरे हैं। राहुल गांधी ने एक बार भी पाकिस्तान को नहीं पूछा, पाकिस्तान से नहीं कहा कि जो है पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ। जबकि हमारी सेना ने
जबकि हमारी सेना ने पूरा जो है वीडियो दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को एक्सेप्ट किया। आशीष जी पहले सुनिए, आशीष जी एक मिनट, आशीष बोलने दीजिए। आशीष 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 बीच में नहीं, आशीष बीच, ज्यादा वक्त नहीं है। आशीष बीच में नहीं, वो अभी जुड़े हैं। आशीष वो अभी जुड़े हैं, आशीष वो अभी जुड़े हैं, बीच में नहीं। अमरदीप प्लीज गो हेड, अमरदीप प्लीज गो हेड, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। आशीष जी का फेडर ऑन करिए। अमरदीप प्लीज बोलिए, अमरदीप बोलिए बोलिए। इस प्रकार की, अरे भाई सुन लीजिए, भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारने का कार्य किया। ये पूरी दुनिया, भारत की सेना कितनी शक्तिशाली है पूरी दुनिया में। और राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, हर तरीके से भारत की सेना को नीचे कार्य कर रहे हैं। सबसे कौन भागता है? हम जवाब देने के लिए तैयार है। कोई नहीं भागता है। देखिए, सड़क से लेके सदन तक हंगामा करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। हंगामा करने से काम नहीं चलेगा, आपको पूर्णतः जवाब मिलेगा। लेकिन आप जब देश विरोधी बातें करेंगे, सेना के शोर पर जो है बातें खड़ा करेंगे, आप तिरंगा सेना के सम्मान में, अरे भाई आशीष जी सुन लीजिए, सेना के सम्मान में जब देश के हजारों संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में तिरंगा यात्रा निकाला, तिरंगा यात्रा से क्या राहुल गांधी और कांग्रेस, हम अगर सेना के सम्मान में कोई कार्य करते हैं, कांग्रेस को आपत्ति क्यों होती है? ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष में कांग्रेस जैसी पार्टी इस देश के अंदर है। राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता, ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो तिरंगा यात्रा पर जो है अपमानजनक टिप्पणी करने का कार्य करते हैं, उसका विरोध करने का कार्य करते हैं। अगर आप सेना का सम्मान करते, आप तिरंगा यात्रा निकालते, किसने रोका था? किसने रोका था? अमित जी पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, किसने रोका था? अगर आप सेना का सम्मान करते हैं, सेना के पराक्रम का सम्मान करते हैं, आपको तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए था। और आपने 15 दिन तक सेना को रोककर क्या काम किया, ये बताइए जरा पहले। आशीष बोलने दीजिए अमरदीप को। घर में घुस के मारा। अरे आशीष सिंह सैनी जी, आपको शायद पता नहीं है, जिस प्रकार से भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारा, अरे कम से कम चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए, टीवी देखिए, टीवी देखना शुरू करिए, टीवी देखना शुरू करिए। शायद न्यूज चैनल नहीं पढ़ते आप लोग। जवाब क्यों नहीं दे अरे रहे? आप लोगों को धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने के अलावा, जनता को बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। कम से कम पेपर पढ़िए, न्यूज पेपर पढ़ा करिए, प्राइम न्यूज को देखा करिए। प्राइम न्यूज पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइम न्यूज को अगर देखने का कार्य किया होता तो शायद आज इस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी आप नहीं करते, इस तरीके से बातें नहीं करते। प्राइम न्यूज देखा करिए। जब जिस प्रकार से भारत की सेना ने पाकिस्तान में अटैक किया था, प्राइम न्यूज ने दिखाया था, देश की सारे न्यूज चैनल ने दिखाया था। आप सो रहे थे क्या? आप सो रहे थे क्या? राहुल गांधी सो रहे थे क्या? जब भारत के सैनिक पाकिस्तान में घुस के मार रहे थे तो राहुल गांधी और टीम सो रही थी। अरे कम से कम आप भारतीय हो के कम लोग से कम आप लोगों को इतना तो नैतिकता होना चाहिए, इतनी तो शर्म होना चाहिए आपको में कि भारत की सेना जब पाकिस्तान में घुस के मार रही थी तो भारत का बच्चा जग रहा था। टीवी देख रहे थे हम लोग बैठ के कि भारत के सैनिक, हमारे वीर सैनिक कैसे घुस के मार रहे हैं, और आप लोग सो रहे हैं। नेता और उसकी टीम सो रही थी। देखिए आप लोग सो रहे थे, आप लोग सो रहे थे, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान में कितना घुसकर मारा हम लोगों ने, हमारे सैनिकों ने कितना घुसकर मारा है। इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश के सैकड़ों संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के वीर सैनिकों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का कार्य किया है। राहुल गांधी से जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये इधर की बकवास मत कीजिए, पहले युद्ध विराम किससे? अरे बकवास आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। न न्यूज चैनल देखते हैं, न टीवी चैनल देखते हैं, न अखबार पढ़ते हैं। आप राहुल गांधी की तरह देखिए, राहुल गांधी की तरह इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी मत करिए। क्या सोचकर आ गए दोबारा से यहाँ पर?
आप ये बताइए कि जो आपने युद्ध विराम किसके कहने पर किया, ये बताइए रहा। किसी के कहने पर युद्ध विराम नहीं किया गया, वही तो कह रहा हूँ। डीजीएमए ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो आप सो रहे थे, आपको पता ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं न्यूज पेपर उठा के पढ़ा करिए, युद्ध विराम न्यूज पेपर उठा के पढ़ा करिए। किसी के कहने पर नहीं, पाकिस्तान के डीजीएमओ का, चलिए हमारी सेना के वक्त ज्यादा नहीं डिबेट में बचा है। अमरदीप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े बीच में। रविंदर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आशीष सैनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।